नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़, आपका दोस्त, आपका मेंटर। आज की क्लास टॉपिक आपके सामने है, आपके समक्ष है टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स जो यूनिट 10 है, उस यूनिट 10 के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट के लिए अपन ने काफ़ी क्लासेस बैक में भी ली है, जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस हो, बेसिक कंसेप्ट की क्लास थी, रेजिडेंशियल स्टेटस की थी, उसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी उसी के अंदर कवर हो चुका था। ठीक है, और आज की क्लास है हेड वाइज स्टार्ट करते हैं। वहां पे मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते समय आपको एक चीज़ बताई थी कि 5 तरीके के हेड होते हैं। उन हेड के अंदर हम क्या करते हैं, इनकम का क्लासिफिकेशन करते हैं। इनकम का क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल की इनकम को हम, या इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो, उन किसी भी तरीके की एंटिटी हो, पर्सन हो, उसकी इनकम को हम 5 भागों में बांटते हैं। यानी उनका क्लासिफिकेशन इनकम का 5 भागों में करते हैं। उसमें सर्वप्रथम था कि भाई उसको हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को इनकम मानेंगे, सैलरी पर्सन है तो सैलरी से होने वाली इनकम को इनकम मानेंगे, बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली इनकम को भी हम इनकम मानेंगे। और उसके साथ साथ फिर हमने बोला था कि कैपिटल गेन, यानी किसी प्रकार का प्लॉट है, किसी प्रकार की कैपिटल गुड्स है, उसको आप बेचान करते हो, उस समय बेचते समय, सेल करते समय अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो वो भी इनकम मानी जाएगी, और वो मानी जाएगी कैपिटल गेन हेड के अंदर। ठीक है, ये एक हेड बना दिए 5 हेड, और 5 हेडों के अंदर सारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, और सबसे लास्ट है अदर सोर्सेस, यानी किसी प्रकार की कोई इनकम इन चारों में नहीं आती है तो वो लास्ट में कहाँ चली जाएगी, अदर सोर्स के अंदर चली जाएगी। यानी किसी भी प्रकार की इनकम हो, उस इनकम को इनकम टैक्स क्या करता है, पकड़ के लाकर इन क्लासिफिकेशन करता था इन टेस्ट के इन हेड्स के अंदर, और लास्ट में कहीं पे भी नहीं आई तो उसमें लेकर आपकी इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। राइट, इसी के ऊपर बेस था सारा। 5 हेड थी, और उन हेड्स को पढ़ेंगे हम, कौन सी इनकम आती है, कौन से सेक्शन के तहत वो चलते हैं, और उन इनकम के अंदर किस किस प्रकार की टैक्सेबिलिटी होती है, किस प्रकार के एग्जेम्पशंस होते हैं, किस प्रकार के डिडक्शंस आपको दिए जाते हैं, वो सारी बात अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहले हेड से। पहले हेड का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी अभी तक जो किया था वो पार्ट 1 था, जिसमें बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम कर लिया था। अब ये जो 5 हेड चलेंगे, ये पार्ट दूसरा है इनकम टैक्स का। ये पांचों हेड पूरे होने के बाद पार्ट तीसरा आएगा, जिसके अंदर आएगा कुछ डिडक्शंस है सेक्शन 80 के, वो पढ़ेंगे। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न भरने की डेट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसके रिलेटेड जितने भी सेक्शंस है, उन सेक्शंस को भी लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहले हेड से शुरू करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी पार्ट बी चल रहा है, पार्ट सी बाद में आएगा। चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय सी ए बी एस राठौड़ आपके समक्ष है। चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, आज वापस करता हूं कि हर एक हेड ऑफ इनकम की, क्या बोलता हूं मैं इसको, बोलता हूं हेड ऑफ इनकम की। यानी हर हेड ऑफ इनकम की क्या होती है, चार्जिंग सेक्शंस होती है। क्या होती है, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है वो सेक्शन, जो सेक्शन क्या करेगी, पूरे हेड को चार्ज करेगी। यानी होता है ना, जैसे कोई केस आ गया, उस केस के अंदर इंस्पेक्टर इंचार्ज कौन है, यानी मेन आदमी कौन है जो पूरे केस के अंडर, सबऑर्डिनेट बहुत ज्यादा लोग काम करेंगे, लेकिन वो जो डायरेक्शन देगा, उस डायरेक्शन के अंतर्गत ही सारा काम होगा। तो उसी प्रकार से हर हेड की एक चार्जिंग सेक्शन होती है, और चार्जिंग सेक्शन क्या होती है, वो दिशा निर्देशन देती है जिसके अंदर उस हेड की पूरा स्कोप, पूरा उसका बाउंड्री उसके अंदर कवर होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन है 22। याद रखना, 5 चार्जिंग सेक्शन है, याद रखनी ही रखनी है आपकी, बहुत इजी है, बार बार बात करेंगे, याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। चार्जिंग सेक्शन 22 किसकी है, ये सर हाउस प्रॉपर्टी की है। पहली पढ़ा रहा हूं, पहली सेक्शन याद करा रहा हूं आपको, सेक्शन 22 किसकी, हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन। क्या कहती है सेक्शन, ये डिसाइड करेगी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन सी इनकम आएगी। ठीक है, ये डिसाइड करेगी। चलो, तो अपन देखते हैं चार्जिंग सेक्शन क्या कहती है। मैं थोड़े से पीपीटी में आपको नोट्स बना के लाया हूं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। चलो, एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू, यानी ये बोलता है कि भैया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होगी। अगर मैं सिंपल सा सवाल आपसे पूछूं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या होगी, तो सीधी सी बात है सर, इसके अंदर 2 चीज आती है। एक तो आती है सर हाउस, और एक आती है प्रॉपर्टी। 2 शब्दों का नाम लिया गया, हाउस और प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हो, यही लैंड बिल्डिंग ये सारी प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग प्लॉट ये सारे क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। हाउस यानी किसी का घर भी हो सकता है या किसी का वैकेंट प्लॉट या बिल्डिंग भी हो सकती है, जरूरी नहीं वो उसका घर घर हो, वो क्या हो, ऐसे ही उसकी बिल्डिंग हो जो उसने किराए पे दे रखी हो और खुद रह रहा हो तो, या फिर घर की स्ट्रक्चर में हो तो रेजिडेंशियल हाउस भी हो सकता है। ठीक है, यानी लगभग लगभग आपको आइडिया नाम से पता चल गया कि ये चीजें इसके अंदर आने रखी है। और चार्जिंग सेक्शन जो इसका क्या होगा, चार्ज इंस्पेक्टर इंचार्ज है, जो मेन इसका इंस्पेक्टर है इस पूरे हेड का, वो स्कोप तय करेगा इस हेड की, और वो स्कोप तय करते समय वो बोलता है इस हेड के अंदर वही इनकम आएगी जो मैं बातें कर रहा हूं। क्या बातें कर रहा है, वो बोलता है कि एनी बिल्डिंग, किसी प्रकार की बिल्डिंग प्लस लैंड, ठीक है, या और कर दो, बिल्डिंग और लैंड, यानी जमीन भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, और ये खाली वैकेंट जमीन, इसके ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं हो वो भी हो सकता है। यानी किसी भी प्रकार की लैंड या बिल्डिंग, या और क्या बोला, लैंड अपरटिनेंट टू, अपरटिनेंट टू का मतलब हुआ, कहने का मतलब कई बार क्या होता है, ये जमीन है, ये जमीन है, खाली प्लॉट वैकेंट पड़ा है, और इस प्लॉट के ऊपर ये छोटा सा साइड में क्या बना हुआ है, कोई छोटा सा जैसे कि शौचालय ही बना लिया या कुछ एक आध कमरा बना लिया, और उसको क्या दे देते, उसको किराए दे देते, रेंट पे दे देते, और क्या बोलते ये पूरा रेंट हो गया और एक कमरा बना हुआ यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं कि सर ये तो किसी प्रकार की बिल्डिंग या लैंड अपरटिनेंट टू, अपरटिनेंट लैंड का मतलब हुआ लैंड के ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, खाली पड़ी लैंड नहीं हो सकती। इस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, यानी लैंड के ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रक्चर होगा तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आनी चाहिए। यानी सिंपल से शब्दों में बोल दूं, एक तो बिल्डिंग हो गई, यानी घर वर बिल्डिंग जहां पे बनी हुई है वो तो आएगी आएगी, उसके साथ किसी प्रकार की ऐसी जमीन, ऐसी लैंड जिसके ऊपर छोटा मोटा भी क्या हो कंस्ट्रक्शन, चाहे टीन शेड लगा के ही कंस्ट्रक्शन कर रखा हो, लेकिन वो भी किस में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में माना जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या बोलता है, ये तो हुआ एक बात, प्रॉपर्टी कौन सी है। दूसरी बात, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का असेसी, जो हमारा असेसी है जिसकी हम इनकम निकालने जाएंगे, वो क्या होना चाहिए, उसका मालिक होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ओनर होने का मतलब हुआ वो खुद रेंटेड पे और आगे रेंट देगा तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। वो क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी एन ओनर, वो क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। कंडीशन है, ये सारी कंडीशन है, ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हमारे ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर इनकम शामिल हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। क्या पहली चीज वो क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग या किसी प्रकार की जमीन लैंड जिसमें कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग का हो। दूसरी बात, ये पहली प्रॉपर्टी की बात होगी। दूसरी बात, उस जमीन उस बिल्डिंग का क्या होना चाहिए, जो हमारा असेसी है वो होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। मालिक होगा तभी ही क्या होगा, तभी हम उसकी क्या करेंगे, इनकम को असेसेबल कर पाएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस प्रॉपर्टी का यूज क्या होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का यूज होना चाहिए पर्टिकुलर रेजिडेंशियल के लिए। किसके लिए, रेजिडेंशियल के लिए। उसका यूज क्या होना चाहिए, मुद्दा क्या आया कि उसका दो बात होगी, लैंड होनी, बिल्डिंग होनी, जो दूसरी ओनर होना चाहिए। तीसरी बात है उसका यूज होना चाहिए। यूज किसके लिए होना चाहिए, क्या ऐसी प्रॉपर्टी जो यूज वो बिजनेस के लिए करे, अपने अपने व्यवसाय के लिए करे, और व्यवसाय के लिए करते समय वो इनकम भी जो व्यवसाय के लिए कर रहा है तो उसका रेंट या उसके किसी प्रकार की इनकम हो रही है उस बिल्डिंग से, वो भी हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ेंगे, वो हो जाएगी उसकी बिजनेस इनकम। वो क्या मानेंगे, उसकी व्यवसाय से इनकम आने वाली बिजनेस इनकम मानेंगे, ना कि प्रॉपर्टी की इनकम मानेंगे। तो सर प्रॉपर्टी की इनकम किसको मानेंगे, यानी वो यूज क्या होनी चाहिए, या तो खुद के रहने के लिए, या तो खुद के रेजिडेंट के लिए, या किसी को क्या दे रहा है, लेट आउट कर रहा है। लेट आउट का मतलब क्या हुआ, किराए पर दे रहा है, और किराए से होने वाली इनकम, जनरेट होने वाली इनकम को भी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर डालेंगे। राइट, यानी पहली बात, वो रेजिडेंट या तो खुद रह रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, किराए पर दे रहा है, और उससे होने वाली इनकम। क्या वो खुद बिजनेस कर रहा है, वो इनकम मानेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। यानी अगर मैं सिंपल सिंपल सी बात आपको ये कह दूं कि आपको ये बात मैं कह दूं, आ गया इसमें से, इसको ऐड करते हैं पेज को। चलो, अगर मैं ये आपको कह दूं कि एक किसी की बिल्डिंग है और उसमें वो कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या फिर किसी प्रकार का उसने ऑफिस खोल रखा है, जिसको हम प्रोफेशन के अंदर भी कैलकुलेट कर लेंगे, मान लेंगे, तो क्या उससे होने वाली इनकम, इस बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम को क्या हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि ये इनकम किसकी हुई, ये इनकम होगी सर बिजनेस की। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। ये इनकम क्या होगी, ये बिजनेस की इनकम होगी।
नंबर एक बात क्लियर हुई? यस सर। अब तो मतलब क्या हुआ, यानी उसका यूज क्या होना चाहिए? उसका यूज कुछ भी यूज हो, लेकिन दो चीजों का यूज नहीं होना चाहिए। दो चीजों का क्या नहीं होना चाहिए? यानी उस पूरे पोर्शन में, यानी जो हाउस प्रॉपर्टी की पोर्शन है, वो पोर्शन जो ऑक्यूपाइड है, जो क्या है, ऑक्यूपाइड बाय असेसी, असेसी खुद ऑक्यूपाइड करता है फॉर एनी पर्पस, सॉरी, फॉर बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस। किसके लिए? बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस। थोड़ा रफ में लिख रहा हूं, समझ लेना, नोट्स में सारी चीज दे रखी है। यानी सिंपल सी बात कहता हूं कि उसकी यूज किसी प्रकार का यूज हो, लेकिन खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अगर यूज कर रहा है तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या बोलता है? दूसरी बात ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसमें हो, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। यानी किसी प्रकार का यूज कर इनकम टैक्स के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सिर्फ दो यूज नहीं करना है। दो यूज क्या नहीं करने हैं? एक तो खुद का बिजनेस या व्यवसाय, बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चलाना वहां पे। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है कि आपका उसी एसएससी का काम ही हो कि अपनी, उसका बिजनेस ही ये हो कि वो क्या है, किराए पर देता हो। एक होता है ना भाई, किराए पर देना एक बिजनेस भी हो सकता है। ये हो सकता है आपको दूसरा बिजनेस करो पर आपका घर है तो आपने उसको किराए पर दे दिया और किराए की इनकम आ रही है, वो इनकम इनकम टैक्स में बोलता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। लेकिन किसी का बिजनेस ही ऐसे हो कि बहुत सारे घर बना रहा है, वो बहुत सारे घर बना रहा है और सबका उसका बिजनेस है, घर बनाता है और उसको किराए पर देता है, घर बनाता है और किराए पर देता है, ये उसका मूल बिजनेस है, यानी प्रिंसिपल बिजनेस, मेन बिजनेस ही अगर उसका वो है, तो ये इनकम क्या मानी जाएगी? ये इनकम मानी जाएगी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ना कि वो मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ठीक है, क्योंकि उसका मेन क्या है, बिजनेस ही क्या है, लेट आउट करना, यानी किराए पर देना। अगर साइड में किराए पर दे रहा है, जैसे 10 घर है या 4 घर है, एक में वो खुद रहता है स्वयं और 3 को दे देता है किराए पर, तो उसकी और मेन बिजनेस उसका किसी प्रकार का बिजनेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो प्रोफेशन है, वो डॉक्टर है और 3 घर उसके पड़े और उसने किराए पर दे दिया, तो 3 घरों से होने वाली इनकम, रेंट की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी, राइट। और अगर वो डॉक्टर ना होकर उसका काम ही है घर बनाना और किराए पे देना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका बिजनेस हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी का फिर सवाल आता ही नहीं, क्योंकि अब ये इनकम क्या हो जाएगी, ये बिजनेस इनकम हो जाएगी, राइट। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। चौथा कंडीशन, 1 2 3। पहली कंडीशन लैंड या बिल्डिंग, दूसरी कंडीशन क्या है, ओनर होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है, उसका यूज क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का यूज हो, खाली एक तो बिजनेस के लिए या फिर उसका लेट आउट का बिजनेस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो प्रॉपर्टी उसने ली है, जो प्रॉपर्टियां है, वही वाली बात जो यहां पे मैंने यूज में करी, वही बात यहां पे कर रहा हूं कि उसका क्या होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई वो उसकी स्टॉक में नहीं बोलनी चाहिए, कैश में नहीं बोलनी चाहिए, उसके स्टॉक में नहीं बोलनी चाहिए। जस्ट अपन ने ये एग्जांपल किया कि मैंने उसके बहुत सारे घर थे, घर नंबर 1 2 3 4। अब ये क्या है, ये उसका बिजनेस हो गया। बिजनेस हो गया तो ये जो घर है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या हो जाएगी, ये उसकी क्या हो जाएगी, ये इसका माल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। और गुड्स क्या रहेंगे, स्टॉक में रहेंगे। क्या रहेंगे, स्टॉक में। सिंपल सी बात समझेगा मेरी। एक एक बंदा है, मिस्टर अजय समझ लो। मिस्टर अजय क्या करता है, अच्छी खासी कॉलोनी बनाई उसने, 40 घर बनाए कॉलोनी में, और 40 घरों को वो क्या करता है, उसका काम क्या है, उन 40 घरों का बेचने का काम है। उसका क्या काम है, 40 घर बना दिए और क्या करता है, इन घरों को बनाता है और बेचता है, कॉलोनी डेवलप करता है और कॉलोनी के घर को क्या करता है, सेल आउट करता है। तो ये क्या उसका मेन रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, राइट। मेन बिजनेस हो गया, ठीक है। अब उसका मेन बिजनेस है, तो अब अगर उससे अपन पूछे जाकर कि भैया अच्छा पूरा साल खत्म होने आ गया, अभी आपके बिजनेस में क्या मुनाफा है, तो बोले यार ये लेटिंग, ये घर बेचने वाला बिजनेस है, इसमें मुनाफा है। और अभी आपका स्टॉक में कितना पड़ा है, तो कि स्टॉक में 20 घर मेरे, या 15 प्लॉट पड़े, या 15 घर और पड़े हैं, वो मेरे स्टॉक में है, बाकी सारा घर मैंने इस साल बेच दिया। अब जो 15 उसने घर बताए जो कि उसके स्टॉक में पड़े हैं, यानी ये क्या हुआ, उसका माल हुआ, यानी बिजनेस जो बेच रहा है उसका गुड्स हुआ जो स्टॉक में पड़ा है। अगली साल में भी और गुड्स आ जाएगा और ये बिक जाएगा, या ये रहेगा और अगला बिक जाएगा, लेकिन वो क्या हो गया, उसके स्टॉक में हो गया। तो इस ऐसे प्रकार की कोई बिजनेसमैन या ऐसे प्रकार की कोई असेसी
जिसका क्या हो, ये बिजनेस ही उसका क्या हो इसी प्रकार का, और उसके वो गुड्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो, स्टॉक में बोल रही हो, या वो प्रॉपर्टी उसका स्टॉक की तरह काम ले रहा हो, तो उस स्टॉक के अंदर यानी वो 15 घर उसको बेचने हैं अभी, लेकिन 15 घरों को उसने किराए पे दे दिया क्योंकि अभी तक बिके नहीं है। बिके नहीं है तो उसने सोचा कि भाई इसको किराए पर दे देते हैं। अगर उसने उस 15 घरों को किराए पर दे दिया और किराए से आने वाली इनकम वो कहता है ये तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो वो वहां पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो कभी स्टॉक में नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर्टी कभी स्टॉक में नहीं आनी चाहिए, वो आपके एक्स्ट्रा होगी तभी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सीए, सॉरी डॉक्टर, वो डॉक्टर क्या करता है, उसका मेन बिजनेस है, जो डॉक्टर है, सर्जन है कोई, उसका मेन बिजनेस हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन उसके 4 घर है, एक में वो स्वयं रहता है और 3 घर एक्स्ट्रा पड़े हैं, और उन 3 घरों को उसने किराए पर दे दिया। तो उससे होने वाली इनकम को क्या मानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, ना कि वो डॉक्टर अपना मेन मूल व्यवसाय तो छोड़ देता है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, और 25 प्लॉट उसके पास है, 15 वो बेच चुका है, 10 उसके पास स्टॉक में पड़े हैं, और उन 10 को रेंट पे चला रही है, और उस रेंट से होने वाली इनकम को क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे? उसको मानेंगे आपकी बिजनेस इनकम ही मानेंगे, क्योंकि वो आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया। वो क्या हो गया, आपका स्टॉक हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी 4 कंडीशन है। याद देखो यहाँ इस सेक्शन 22 ने सारी बात कह दी कि क्या चीजें आएगी क्या नहीं आएगी। उसने बोला पहली बात तो लैंड और बिल्डिंग आएगी, दूसरी बात ओनर होने चाहिए, तीसरी बात उसका यूज देखना पड़ेगा, यूज क्या है, ये 2 यूज होंगे तो उसको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, और चौथी बात वो स्टॉक में नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी जो स्टॉक में है वो ट्रेड के लिए है, उसको आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मान सकते। आई होप यहां तक आपको बात समझ आएगी। सेक्शन 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सारी जो हेड पढ़ाऊंगा उसकी जो सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होंगे उस पर अपन थोड़ा समय देंगे, क्योंकि वो क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसको याद भी रखना है आपको। जैसे सेक्शन 22 क्लिक होते ही पूछते ही कि इनकम टैक्स की सेक्शन 22 किसकी है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन है। राइट, आगे चलते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है कि इनकम को कैलकुलेट कैसे करें। भाई क्या आएगी ये तो समझ लिया, अब दूसरी बात आती है कि उस रेंट इनकम को हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो उसका एक फॉर्मूला है, कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसमें दे रखा है, ये दे रखा है अंडर सेक्शन 23 के अंदर। 22 के अंदर क्या देखा था, चार्जिंग सेक्शन, जो इसकी स्कोप बता रही थी, जो इसका क्षेत्र बता रहा था, और 23 में दे रखा है क्या, कैसे कैलकुलेट करें किसी बंदे की क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैसे कैलकुलेट करें उसको देखते हैं। सबसे पहले तो सर कैलकुलेट तो क्या करना, सिंपल सी बात है, रेंट कितना आ रहा है कि भाई 10,000 रुपये रेंट आ रहा है एक घर से पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 कर लो सर, 1,20,000 की इसकी इनकम हो गई। इनकम टैक्स बोलता है ऐसे नहीं कर सकते आप कैलकुलेशन, क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं यार, उसको घर को मेंटेनेंस कराने के लिए खर्चा, खाली इनकम देख लेंगे क्या, उसका खर्चा भी तो देखना पड़ेगा। तो घर को मेंटेन कराने का हो गया, म्युनिसिपल टैक्स वो पे कर रहा है, जो जिस एरिया में उसका टैक्स भी पे कर रहा है वहां पर। फिर 10,000 रुपये अपन कैसे मान ले 10,000 रुपये रेंट है ये है, वो तो ये भी तो हो सकता है कि 10,000 रुपये क्या हो कि भाई आपको किराएदार पे रखा है और आपको बोल दिया देख रेंट तो 10,000 है, लेकिन तू मुझे खाते में 2,000 रुपये देगा, 8,000 रुपये मुझे क्या देगा, कैश दे देगा। तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि भाई 2,000 होगा तो 2,000 इंटू 12 कर लो, कितने हो गए 24,000, तो मेरी 24,000 इनकम काउंट होगी, 8,000 काउंट नहीं होगी। तो क्या ऐसे तो फ्रॉड बहुत लोग कर लेंगे, नॉर्मल से ये तो चलन हो जाएगा कि सब कैश में लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका एक फुल प्रूफ प्लान बना दिया। फुल प्रूफ प्लान क्या बनाया, फुल प्रूफ प्लान ये बनाया कि एक मिनट, ठीक है, थोड़ी समस्या आ गई इसमें। फुल प्रूफ प्लान इनकम टैक्स ने क्या बनाया, एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। क्या सिस्टम है आपके सामने, देखते हैं एक एक चीज देखते हैं। यही वो सिस्टम है जो आपको याद रखना है, और यही सिस्टम एग्जाम के अंदर 1000 बार पूछे जाते हैं। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 23 के अंदर दे रखा है, कैलकुलेशन का तरीका दे रखा है क्या, कि सबसे पहले तो हम उस प्रॉपर्टी की क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, और हर प्रॉपर्टी की क्या देखेंगे, वहां पे लोकली जो म्युनिसिपल वैल्यू क्या है उस जगह की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हाईपोर्ट्स कॉलोनी में कोई घर है और उसका रेंट आप सिर्फ 5,000 रुपये मंथ ले रहे हो, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू उसकी करोड़ों में है, तो पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे, उस वैल्यू यानी उसकी रेंट देखेंगे कि इस एरिया में म्युनिसिपली यानी सरकार की जो म्युनिसिपैलिटी है उसके हिसाब से क्या है, उस हिसाब से रेंट क्या होना चाहिए, उसको देखेंगे।
उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? फेयर रेंट से। फेयर रेंट यानी अगर 4 लोगों को पूछ ले कि यार इस इलाके में घर, आपको पता ही है हर इलाके का, चाहे कोई भी सिटी हो, उस इलाके के में आजू बाजू लोगों को पता ही होता है कि यहाँ पे 10 से 15 हज़ार चल रहा है, यहाँ पे 5 हज़ार में रूम मिल जाएगा, यहाँ पे भाई 25 हज़ार से नीचे कुछ मिलना नहीं है, कि थोड़ी पॉश कॉलोनी है थोड़ी इस तरीके से, तो सबको पता होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी दिखता है कि भाई फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है, तो उस हिसाब से रेंट होगा। तो जो म्युनिसिपल वैल्यू को कंपैरिजन किससे करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे फेयर रेंट से। वहां का जो फेयर रेंट है लोकली आस्क करके पता चल जाएगा। इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा, इन दोनों में से जो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसके अमाउंट को हम नीचे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल रेंट आती है इसकी 12 हज़ार रुपये महीने के कर रहा हूँ, ठीक है, 12,000 पर मंथ। और फेयर रेंट आ जाती है उसकी कि भाई फेयर रेंट 16 हज़ार रुपये। कितनी? एक्चुअल में वहां पे 16 हज़ार रुपये से नीचे कोई कमरा मिलता नहीं है, ठीक है। या इसको 15 हज़ार कर देता हूँ मैं, ये 12 हज़ार और ये 15 हज़ार कर देता हूँ। तो नीचे विच एवर इज हायर, इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है? तो 15 हज़ार नीचे आ जाएगा। अब उस 15 हज़ार को मुझे कंपेरिजन करना है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है सरकार का, हर शहर में हर जगह पे बना हुआ है। उसके अंदर स्टैंडर्ड रेंट रेट लिखी हुई है भैया, कि इस इलाके की इतनी है, इस इलाके की, जो हमेशा क्या होती है, वो एक लिमिट में होती है, ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती। भाई मार्केट में रेंट के भाव बढ़ते रहते हैं, 2-3 मॉल शॉपिंग मॉल खुल गए तो मार्केट के भाव रातों रात बढ़ जाएंगे। मतलब वहां पर रेंट लेना यानी बढ़ जाएगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गई तो वहां आजू बाजू के रेंट रेट बढ़ जाएगा डिमांड होते ही, लेकिन स्टैंडर्ड रेट फिक्स रहता है। तो स्टैंडर्ड रेट है कि भाई हमारे 15 हज़ार रुपये तो ये है, ये तो मूल बोली रेट कर रखी है मकान मालिकों ने, तो क्या 15 हज़ार चार्ज कर लोगे हमारे? हम तो सस्ते में देते। तो जो स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट है उससे स्टैंडर्ड रेंट निकाला जाएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें सब चीज दे रखी होगी आपके। स्टैंडर्ड रेंट आ गया, उस स्टैंडर्ड रेंट को यहाँ कंपेरिजन कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड रेंट आया 10 हज़ार रुपये। कितना आया? कि 10 हज़ार से ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। इन दोनों में से जो सबसे कम होगा, जो विच एवर इज लोअर, वो यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 हज़ार रुपये। विच एवर इज लोअर लिखा हुआ है आपने, कितना आ जाएगा? 10 हज़ार। अब 10 हज़ार के बाद अब हम पूछेंगे उस मकान मालिक को भैया हाँ अब बताओ आपका एक्चुअल रेंट कितना है। वो बोले हमारा एक्चुअल रेंट भैया ऐसा है कि हमारा एक्चुअल रेंट है 8 हज़ार। कितना है? 8 हज़ार रुपये लेते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं लेते। तो ठीक है, तो एक्चुअल रेंट कितना आ गया? 8 हज़ार। अब हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रेंट जो निकल जाएगा उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको देते हैं रीजनेबल रेंट बोलते हैं। कितना? 10 हज़ार है, 10 हज़ार रीजनेबल, सारा कैलकुलेशन कर लिया, इतना तो होना ही चाहिए, 10 हज़ार का रीजनेबल रेंट तो होना ही चाहिए। अब अपन ने उससे पूछ लिया एक्चुअली तुम कितना ले रहे हो? बोले मैं तो 8 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। तो 8 हज़ार को इससे कंपेयर करेंगे, 8 हज़ार को किससे करेंगे? एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। और विच एवर इज हायर, जो इन दोनों में से ज्यादा होगा, यानी विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, वो आ जाएगा हमारा क्या? वो हम उसको हम फाइनली क्या मान लेंगे कि आपकी रेंट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब चाहे इससे कम ले रहे हो, ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, इससे कम ही ले रहे हो, तो भी हम 10 हज़ार रुपये तो मानेंगे कि कम क्यों ले रहे हो आप, या तो नाटक कर रहे हो या कम ले रहे हो तो आपकी गलती, हम तो आपकी इनकम 10 हज़ार रुपये मानेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर 10 हज़ार रुपये दे देंगे। कितनी आ गई? 10 हज़ार। सर जस्ट अपोजिट, एक्चुअल रेंट वो 8 हज़ार रुपये नहीं लेकर वो यहाँ पे बोलता कि हम तो 18 हज़ार रुपये ले रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड कितना आया था, रीजनेबल रेंट कितना आया था? 10 हज़ार आया था। वो बोलता मैं तो 18 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 18। कितना आ जाता है? एक्चुअल रेंट 18 आ जाता। और जब याद रखना एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड विच एवर इज हायर हमेशा बार आएगा, तो हमेशा यहाँ बार क्या आएगा? 18। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा ले लो स्टैंडर्ड से तो 18 हज़ार बार आ जाएगा, अगर उससे कम ले लो तो स्टैंडर्ड रेंट तो लगेगा ही लगेगा आपके। तो ये कितना आ गया? 18। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये इंटू 12 होगी, सब ध्यान रखना। ये मतलब मंथली कर लो फिर इंटू 12 कर लो, ये यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होगा? एनुअल यानी साल के एंड की, तो इंटू 12 कर लो। कितनी कर दो? इंटू 12। ठीक है, तो 18 हज़ार आ गई, इंटू 12 कर लो, जो भी वैल्यू उसको क्या बोलेंगे हम? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे, राइट। फटाफट क्यों वापस म्युनिसिपल वैल्यू को किससे करेंगे? फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे। विच एवर इज कि सर विच एवर इज हायर, जो इसमें हायर होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको कंपैरिजन किससे करेंगे? सर स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे तो विच एवर इज लोअर, यहाँ पे देखना इन दोनों में सबसे कम होगा वो नीचे आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रीजनेबल रेंट। क्या बोलेंगे? रीजनेबल रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रीजनेबल रेंट। ये आ गया रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट को किससे कंपैरिजन करेंगे? वो करेंगे हम एक्चुअल रेंट से। किससे करेंगे? एक्चुअल रेंट से। तो विच एवर इज, इन दोनों में से जो क्या होगा? हायर, जो ज्यादा हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, और उसको हम क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और हमेशा इंटू 12 करना है, 12 महीने के, 10 महीने 8 महीने जो भी होगा उसको इंटू आपको एनुअली करना है, आप मंथली उसको नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ठीक है। आ गया जीएवी? बिल्कुल आ गया सर। सर यहाँ पे स्टार क्यों लगाया आपने? यहाँ पे स्टार क्यों लगाया? इसका स्टार इसलिए लगाया है कि
हमेशा तो एक्चुअल रेंट और रीजनेबल रेंट में से जो हायर होगा वो बाहर आएगा, यानी वो नीचे जीएवी उसको मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। लेकिन एक केस के अंदर हायर को कभी, एक केस के अंदर जो एक्चुअल रेंट रहेगा उसी को हम क्या मानेंगे, जीएवी मानेंगे, सिर्फ एक केस के अंदर। कौन सा केस है, जब हमारी क्या हो, जब हमारी हो वैकेंसी, क्या हो, ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी मतलब, वैकेंसी ऐसा होता है कि मकान मालिकों के साथ एक समस्या और होती है, वो क्या होती है भाई, पूरे 12 महीने की रूम किराए पे लगा हुआ रहे, ऐसे कोई गारंटी है क्या, नहीं है। कई बार क्या होता है 5 महीने पड़ा रहा और मात्र पीछे के कितने बच गए आपके, 7 महीने ही रूम लगा, या 8 महीने रूम लगा, 4 महीने पड़ा रहा। अब 4 महीने पड़ा रहा, 8 महीने रूम लगा, स्टैंडर्ड रेंट तो यहाँ पे आ गया 10,000, 10,000 इंटू 12 करो कितना आ गया, 1,20,000। ये हटा रहा हूं मैं एक बार के लिए, है ना, यहाँ पे वापस कैलकुलेशन करता हूँ, कितना आ गया ये, 1,20,000 आ गया 10,000 के हिसाब से, ठीक है, 1,20,000 12 महीने कर दिया मैंने। और ये आ गया जैसे कि वो लेता है 10,000 है, वो लेता है 12,000 रुपये, कितना लेता है 12, तो 12 इंटू करेंगे अपन, कितना कर लेंगे, 12 तो वैसे हिसाब गड़बड़ा जाएगा, 11 कर लेते हैं, 11 इंटू कर लेते हैं 8 महीने, तो 88,000 ये आता है। 8 महीने हो गए, 4 महीने तो पड़ा रहा, हालांकि पैसा ज्यादा ले रहा है 11,000, लेकिन 88,000 आ रहा है। अब विच एवर, अपने फॉर्मूले में तो क्या बोलता है, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको जीएवी मानेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे, तो इस हिसाब से तो 1,20,000 नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसके साथ क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। अन्याय हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, बोले एक केस के अंदर एक्चुअल रेंट को ही हम क्या मानेंगे, जीएवी, यानी यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 88,000 को ही क्या मानेंगे, आपकी जीएवी मानेंगे। अगर वो केस क्या हो, वो केस हो वैकेंसी, अगर 1 महीने की भी वैकेंसी है, यानी 11 महीने रूम लगे, 1 महीना नहीं लगा, या 11 महीने किराए पे दिया घर, 1 महीना नहीं दिया, वैकेंसी की नौबत आ जाती है, यानी घर वैकेंट रहा है, खाली रहा है, तो हम क्या करेंगे, जीएवी एक्चुअल रेंट को ही मानेंगे। स्टार लगा के मैंने लिखा है, याद रखना, नोट्स के अंदर भी ये डाला हूं, यानी एक्चुअल रेंट को क्या मानेंगे, एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मानेंगे, और रीजनेबल रेंट विच एवर हायर को यहाँ पे नहीं मानेंगे। कारण क्या, क्यों, क्योंकि आपका क्या रहा, घर वैकेंट रहा, खाली रहा, ठीक है, ओके, याद रहेगी, बिल्कुल सर। सर अब जीएवी तो आ गया, अब क्या करें, अब इसके अंदर म्युनिसिपल टैक्स पेड लेस करना है, भाई खर्चा तो लगा है। म्युनिसिपल जो टैक्स, जो लोकली म्युनिसिपल टैक्स पे करता है, एसएससी, ध्यान रखना, म्युनिसिपल टैक्स पेड, यहाँ पे मैंने स्पेशली क्या लिखा है, पेड, पेड का मतलब पे किया है, ड्यू है, 4 साल से ड्यू हो रखा है, पे तो करना ही है, वो लेस कर रहे हो आप, लेस नहीं होगा। एक्चुअली जिस साल में पे करोगे उसी साल में क्या होगा, लेस। पहले अगर ड्यू है, जैसे 4 सालों का ड्यू है, तो 4 सालों में लेस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा, और ये सीधा जीएवी क्या बन जाएगी आपकी, एनएवी हो जाएगी। एनएवी का मतलब नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी साल 4 साल में नहीं पे किया है, 4 साल में ड्यू था, 4 साल का नोटिस बहुत ज्यादा आएगा, और आपको इस साल चारों सालों को मिला के पे करना है, जैसे 1-1 लाख रुपया हो रहा था और 4 लाख रुपए इसी साल पे करने हैं, तो एक्चुअल म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो यहाँ पे 4 लाख रुपए आ जाएंगे, क्योंकि जिस साल पे करोगे उसी साल इसकी छूट मिलेगी, अन्यथा इसकी छूट नहीं मिलेगी। तो जो भी म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है उसको क्या कर लोगे, यहाँ पे लेस, और नीचे आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है, एक तो म्युनिसिपल टैक्स पेड के बेसिस पे ही आएगा, दूसरी कि वो पेड कौन करेगा, ओनर करेगा, यानी मालिक करेगा तभी आएगा। अगर टेनेंट यानी किराएदार ने कर लिया तो क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, वो मालिक करेगा तभी आएगा, यानी पेड बाय ओनर ओनली, टेनेंट नॉट एप्लीकेबल, टेनेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। टेनेंट ने पे भी कर दिया तो हम यहाँ पे लेस नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन घुमाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको देगा। चलो अब क्या आ गया हमारे सामने, अब आ गया सर नेट एनुअल वैल्यू हमारे सामने आ गई है। क्या आ गई है, नेट एनुअल वैल्यू आ गई है हमारे सामने। ये आ गई नेट एनुअल वैल्यू, बिल्कुल सर आ गई है। अब उसके अंदर 2 डिडक्शन लेस होंगे, क्या होंगे, 2 डिडक्शन लेस होंगे। 2 डिडक्शन को लेस करने के लिए मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, वो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। 2 डिडक्शन कौन से लेस होंगे, 2 डिडक्शन लेस होंगे। ये आ गई एनएवी, ठीक है, ये आ गई, यहाँ से नेट एनुअल वैल्यू आ गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर वो लेस कर लिया, तो आ गई नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर से लेस होगा, इसके अंदर से लेस होगा डिडक्शंस। कई प्रकार के डिडक्शंस दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 30, किसमें दे रखे हैं, सेक्शन 30 के अंदर दे रखा है। किसमें दे रखे हैं, अंडर सेक्शन 30। 30 का सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है एट द रेट 30%, कितना, 30%, किसका, 30% ऑफ जी, सॉरी, एट द रेट 30%, 30% किसका, 30% ऑफ NAV,
यानी एनएवी की जो भी वैल्यू होगी उसका 30% हम क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे देंगे। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या, ये क्या हुआ कि जब सब मकान मालिक इकट्ठा हो गए इनकम टैक्स के दरबार में गए, वहां से हल्ला हुल्ला करने लगे, हड़ताल करी। अच्छा मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि साहब माई बाप आप टैक्स तो ले रहे हो इनकम पे, लेकिन हमारा खर्चा, घर का रिनोवेशन भी लगता है, घर का मेंटेनेंस भी लगता है, कलर भी करवाते हैं, नल वल कुछ टूटते हैं, तो ये सब हम करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, टेनेंट ढूंढने के लिए यानी किराएदार ढूंढने के लिए, कई ब्रोकरेज भी देते हैं, ये खर्चे तो आप हमारे मान नहीं रहे हो, सिर्फ इनकम मान रहे हो। तो इनकम टैक्स ने बोला ओके आपके खर्चे, तो हमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते। यानी अगर आपकी यहाँ पे एनएवी 1 लाख आई है तो हम 30,000 रुपये आपके क्या मान लेंगे, ये जो इतनी बातें करी ना आपने इसका खर्चा। 70,000 तो आपकी इनकम है, 30,000 ज्यादा तो क्या ही खर्चा करोगे, तो 70,000 क्या हो जाएगी आपकी इनकम हो जाएगी, राइट। तो बोले 30,000 रुपये हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं 30%। याद रखना कई बार सवाल आ रखा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, याद रखना 30%, 30% ऑफ एनएवी। अगर एनएवी यहाँ पे क्या हो, एनएवी यहाँ पे जीरो हो तो क्या हो, जीरो हो तो सर अगर एनएवी जरूर हो तो इसका 30% भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस बात को वापस रिकॉल कराऊंगा तब आपको याद दिलाऊंगा, जीरो मैंने यहाँ पे क्यों करके बताया। ठीक है, याद रखना एनएवी अगर जीरो है, नेट एनुअल वैल्यू जीरो है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो हो जाएगा, वो सवाल ही नहीं बनता, जीरो का क्या 30% करोगे। ठीक है, दूसरा डिडक्शन जो यहाँ पे लेस होता है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, भाई अब घर बनाया तो लोन वोन भी लिया होगा, लोगों से मार्केट से भी लिए होंगे, होम लोन भी लिया होगा, तो जो पैसे लिए आपने उसका ब्याज भी तो भरते होंगे आप। भाई खाली आप इनकम ही देख रहे हो, खर्चा तो हमारे देख नहीं रहे हो, तो बोले खर्चे का हमने 30% दे दिया आपको, लेस कर दो। बोले खाली 30% से काम नहीं होता सर, हमारे तो जो जितनी हमारी रेंट आती है वो पूरी किस्त में जाती है। सिंपल से ज्यादातर घरों का यही नियम है, जितनी रेंट आती है वो किस्त में डालते हैं। तो ये किस्त का हम कहाँ से करें, इसके ऊपर जो ब्याज, पैसा तो भाई लेके घर बना लिया वो तो संपत्ति रहेगी हमेशा, लेकिन वो जो ब्याज है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, वो तो हम वहन कर ही रहे, वो वहन कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट का बेनिफिट आप हमें दो ना। तो बोले चलो ठीक है दिया तुम्हें। इंटरेस्ट, अगर आपने बोरोड कैपिटल लिया है शेड्यूल बैंक से, उसके ऊपर आपका ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो उस इंटरेस्ट को भी हम क्या देंगे, आपको छूट देंगे, जितना लग रहा है उतना हम आपको डिडक्शन दे देंगे, जितना लग रहा है उतना हम आपको डिडक्शन दे देंगे, राइट। तो ये एक तरीके से दूसरा डिडक्शन भी हो गया। अब जो बचेगा इसको मैं वापस स्टार लगा के सॉल्व कराता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में। अभी यहाँ समझो जितना आपका ब्याज लगा उतनी हम आपको छूट दे देंगे। अब जो पीछे बचेगा वो तो हमारी आपकी इनकम मालूम है, हाँ वो तो इनकम टैक्स में ले लूँ, उसको काउंट कर लूँ, उसके ऊपर टैक्स लगा लूँ क्या, हाँ भाई अब लगा लो, अब हमारा लगभग लगभग सारा खर्चा हमने निकाल लिया। जो बचेगा उसको बोलेंगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, समझे। अब जो इनकम आएगी उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्याज के 20,000 रुपए लगे साल के, पूरे साल के होगा, अगले साल की कैलकुलेशन अगले साल होगी, पूरे सब एक साथ का तो हम नहीं लेंगे, इस साल कितना ब्याज का लगा वो ब्याज का हम लेस कर लेंगे, बचे कितने 50,000, तो ये 50,000 आपका क्या हो जाएगा, 50,000 आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, और वो आपकी इनकम में ऐड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये पूरा सिस्टम है किसका, ये पूरा सिस्टम है इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन कैसे किया जाए, जो कि सेक्शन 23 के अंदर का। आई होप मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी, नोट्स में दे रखी है, और इसको बार बार एक दो बार और देखिएगा, आपको समझ नहीं आया तो मुझे आप पूछिएगा, मैंने अपनी कोशिश पूरी की आपको समझाने, राइट। ये देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस कर लिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये आ गया, और जो बचा उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई। तो सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहीं पे खत्म करते हैं इस टॉपिक को कि नहीं, इसमें कुछ रोचक जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। क्या देखो 2015 में मैंने क्या लिया, लोन लिया, घर बनाने का लोन लिया, घर बनते बनते मुझे लगे फॉर एग्जांपल, या 2000 ये इसको मैं कर लेता हूं, 2018 में मैंने लिया लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, घर बनाने स्टार्ट किया, लोन लिया, होम लोन लिया, घर बनाने स्टार्ट किया, घर बनते बनते लगे मुझे 2 साल, यानी 2020, कितने लगे, 2 साल लगे, 2 साल में मेरा घर खड़ा हो गया। 2020 में क्या हो गया, घर हो गया कंप्लीट, घर बन गया, बन के तैयार हो गया। अब बन के तैयार हो गया तो मैंने इसको दे दिया, किसको, किराए पर, लेट आउट दे दिया, यानी किराए पे मैंने इसको को दे दिया, राइट। किराए की इनकम आ रही है सब, यानी इनकम टैक्स कब लगेगा, कैलकुलेशन कब होगा, जब मेरी इनकम आनी शुरू होगी, यानी 2020 के बाद ही शुरू होगा कि ठीक है सर। तो 2020 के बाद आया 2021 आया, और ये आया 2022, ठीक है। अब 2021 इस एक साल के अंदर आपने बोला कि मेरी इनकम होगी फॉर एग्जांपल 1,20,000 घर से, रेंट की इनकम होगी, सब कट कटा कर 30% लेस करके 1,20,000 क्या होगी मेरी
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। मैंने कहा सर ब्याज, तो क्या हाँ बताओ इस एक साल के अंदर आपका ब्याज कितना लगा, तो मैंने कहा इस एक साल के अंदर मेरा करीबन 20,000 का ब्याज लगा। तो ठीक है, ये 20,000 लेस कर लो, अब आपकी इनकम होगी 1,00,000। भाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो अपन ने बोला है ना, यहाँ पे दे रहे हैं हम, भाई लोन लिया उसका जो ब्याज लगेगा उसकी छूट देंगे हम आपको, ठीक है। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने चलो ये तो दे दिया सर आपने, चलो वाजिब था, फेयर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये 2010-20 में मेरा घर बना है, आपने एक साल से कर लिया, लेकिन मेरा लोन तो 2018 से शुरू हुआ है, 2018 से 2020 तक यानी करीबन 2 साल, इन 2 साल के अंदर होम लोन का सिस्टम होता है, जब पहली किस्त आ गई तब से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, किस्तें आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल घर 20 लाख का होम लोन लिया आपने, तो पहला 5 लाख मिल गया, फिर 5 लाख की किस्तों में मिलता है जैसे जैसे घर बनता है, तो जो पहला 5 लाख मिलेगा उसके अगले दिन से आपकी किस्त आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन 2 साल में जो मैंने ब्याज भुगता है, यानी इन 2 साल में जो मैंने ब्याज पे किया है, उसकी छूट कौन देगा? वो भी तो इस घर के लिए किया है, मेरे को पर्सनल तो कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था, और इसी घर से मैं रेंट की इनकम कमा रहा हूँ। अभी तो आप दे रहे हो कि भाई इस साल करंट ईयर में कितना हुआ कि 20,000 का, वो तो आप दे रहे हो, लेकिन प्रीवियस ईयर यानी घर कंप्लीट होने के जस्ट पुराने साल जब से लोन लिया और घर कंप्लीट हुआ, इस बीच के समय के अंदर उसका आप क्या करोगे, उसका मुझे छूट कैसे दोगे? तो इनकम टैक्स ने बोला ठीक है भैया, आपकी ये भी तकलीफ है, हम तकलीफ निवारण करने के लिए ही बैठे हैं। 3-4 सीए को बुलाया, पूछा कि भाई इनका निवारण कैसे हो सकता है, तो सीए ने अपनी एडवाइस दी, एक्सपर्ट एडवाइस दी। एक्सपर्ट एडवाइस क्या दी उसने? उसने बोला कि भैया बिल्कुल इसका निवारण हो सकता है, इसका निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निवारण ऑफिस जाना पड़ेगा। देखेगा, ये हो गया 2020 में घर बन गया था, ये बात कर रहा है 2018 को मैंने लोन लिया था, और ये 2022 चल रहा है, यानी 21 भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। तो बोले आप इसकी बात करो, यहाँ पे घर बन चुका था, यानी जिस साल में घर कंप्लीट हुआ या एक्वायर्ड किया, एक्वायर्ड यानी कई बार घर बनाए नहीं, खरीद लेता है, पहले खरीद लेता, पहले लोन वोन ले लेता, और उस दिन मेरे पास घर आ गया, यानी कंप्लीटेड यानी घर बन गया या एक्वायर्ड किया, उस साल के पुराने सालों को, इससे जस्ट पीछे वालों को तो हम क्या बोलेंगे, प्री इंटरेस्ट, क्या बोल देंगे, प्री इंटरेस्ट। और इसके आगे वाले सालों को हम क्या बोल देंगे, पोस्ट इंटरेस्ट, क्या बोल देंगे, पोस्ट इंटरेस्ट। यानी जब घर कंप्लीट हुआ उसके पुराने सालों को बोलेंगे प्री इंटरेस्ट, और उसके बाद वाले सालों को जो वर्तमान में जो 20,000 मैंने लेस किए उसके इस साल के, उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे, पोस्ट। अब मुझे बताओ प्री इंटरेस्ट यानी 2018 से 20 तक यानी 2 साल, इस 2 साल में आपका ब्याज ब्याज कितना लगा? तो बोले साहब पूरे 2 साल में मेरा ब्याज ब्याज लगा करीबन करीबन 50,000 रुपए का। कितना लगा? 50,000 का मेरा सिर्फ इंटरेस्ट लगा, ब्याज लगा। तो कि बिल्कुल ये जो 50,000 2 साल के इकट्ठा आपने बताया है, इनको मैं आने वाले जब कंप्लीट हो चुका है, जब से मैं टैक्सेबल कर रहा हूं, यानी 2020 से कर रहा हूं, करंट ईयर का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 20,000, लेकिन इन 50,000 को आने वाले 5 सालों के अंदर मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इन 50,000 को, जो 50,000 आपके लगे, जिसको हम बोलते हैं प्री इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे, प्री इंटरेस्ट, यानी 2020 के पहले लगे, इकट्ठा कर लो कितना हुआ, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, कितना हुआ कि साहब मेरे हुए 50,000 हुए। इन 50,000 को मैं 1/5 कर लूंगा, 1/5 करूंगा यानी डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, यानी 10,000 रुपया, यानी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आने वाले 5 सालों तक मैं आपको दूंगा। आने वाले 5 साल यानी 2020 से 21 आ गया, 21 से 22 आ गया, 22 से 23 आ गया, 3 हो गया, 23 से 24 आ गया, 4 हो गया, 24 से 25 आ गया, 5। इन 5 सालों के अंदर मैं इन 50,000 को दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा, हर बार मैं 10-10,000 रुपये लेस करूँ। और सर पोस्ट इंटरेस्ट का क्या करेंगे? अरे पोस्ट का तो फुल्ली अलाउड इन करंट ईयर दे ही रहे। तो क्या हुआ? तो हुआ यूं कि भैया ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी 70,000 की, इस 70,000 की कैलकुलेशन में मैं बता देता हूँ, 70,000 यहाँ आ रही थी, फिर मैंने बोला इंटरेस्ट तो लेस करो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करो। तो 2 तरीके के इंटरेस्ट देखे हमने, पोस्ट प्री और पोस्ट। पोस्ट तो मैंने कह दिया कि भाई 20,000 रुपये तुम्हें अलाउ कर लेता हूँ, करंट ईयर का जो लगा फुल्ली अलाउड होगा, उसमें तो कोई काट चीट नहीं होगी किसी प्रकार की नहीं, जितना ब्याज लगा उतना पूरा मिलेगा, चाहे 80,000 लगे तो माइनस में आ जाएगा ये। और प्री में तो 1/5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा आने वाले 5 सालों में। तो इस साल कितना मिलेगा? इस साल मिलेगा आपको 10,000। 10,000 क्यों मिला? बाकी के 40,000 वो आगे वाले सालों में इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10-10 अगली साल है, अगली साल फिर आपको 10,000 यहाँ प्री मिलेगा, और पोस्ट में जितना भी होगा वर्तमान में वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब उसकी एनएवी सॉरी एक्चुअल एक्चुअल इनकम निकालूंगा, उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो कितनी निकल जाएगी?
40,000 निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? 40। ये 10,000 किस चीज के लेस किए? ये लेस किया हमने प्री इंटरेस्ट के लेस किए, राइट। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई। प्री और पोस्ट का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, चार्जिंग सेक्शन भी आपको समझ में आई, और कंप्यूटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये भी समझाने में मैं यहाँ पे सक्सेस हुआ। अब वापस एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का छोटा टॉपिक और एक इसी के अंदर आगे पढ़ा हूं मैं, जस्ट अगला स्टेप। प्री और पोस्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सिंपल सी बात। अब दो तरह की प्रॉपर्टियां होती है जी। दो तरह की प्रॉपर्टी कैसे होती है? दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है एसओपी। क्या होती है? एसओपी। एक होती है एलओपी। ये नाम कुछ नहीं अपन ने रखा हुआ है। एसओपी का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और एलओपी का मतलब लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका तो मतलब होगा लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या हो गया? लेट आउट प्रॉपर्टी। और इसका मतलब हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ सर इनका? इनका मतलब ये हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी मैं खुद रहता हूं घर के अंदर। भाई मैंने घर बनाया और कोई किराए विराए पे नहीं दे रखा, मैं खुद रहता हूं। या फिर दो पोर्शन बनाए, ऊपर नीचे, नीचे मैं रहता हूं, ऊपर वाला मैंने किराए पे दे रखा। जो किराए पे दे रखा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एलओपी यानी लेट आउट प्रॉपर्टी, उसको किराए पे दे दिया। और जो खुद रह रहा है उसको एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। या फिर एक पूरा फ्लैट है, 10 फ्लैट है, उसमें एक में मैं रह रहा हूं और 9 फ्लैटों को मैंने किराए पे दे रखा, तो 9 फ्लोर क्या हो जाएंगे? एलओपी। और एक फ्लोर क्या हो जाएगा? एसओपी यानी मैं खुद स्वयं रहता हूं। क्या स्वयं रहता हूं तो मुझे किराया मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। स्वयं को कैसा किराया? कौन देगा आपको किराया, राइट। तो किराया नहीं होगा तो क्या मेरी इनकम भी टैक्सेबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। आपकी जब ये सारी चीजें जीरो जीरो हो जाएगी, ये जीरो ये जीरो, भले ये कितनी निकाल लो, जब स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी आ जाए, यहाँ पे एक्चुअल रेंट भी आपका जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो, यानी आपका कुछ रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो जीएवी हम कैलकुलेट कर रहे थे वो भी क्या हो जाएगी? जीरो। और मैंने आपको बहुत अच्छी सी चीज उस समय बताई थी, मैंने कहा जीरो का बात मैं वापस आपसे करूंगा। ये देखो, जब आपकी जीएवी क्या हो जाएगी? जीरो जीरो जीरो, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से लेस करोगे? करेंगे सर। वो क्या है? 30%। सॉरी, एनएवी। एनएवी जीएवी भी जीरो ही आएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे 30%। 30% ऑफ किसका? एनएवी का। एनएवी का 30% भी क्या होता है? जीरो। तो किसी प्रकार का कुछ मिलेगा नहीं, तो इसका कैलकुलेशन करना व्यर्थ है। लेकिन एक चीज में इसका फायदा मिलेगा, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। भाई खुद रह रहा हूं लेकिन उसके लिए भी तो लोन लिया, उसका भी तो ब्याज भुगत रहा हूं मैं, उस ब्याज की तो छूट मुझे मिलेगी, चाहे मैं खुद रहूं या लेट आउट करूं। तो बिल्कुल उसके ब्याज की आपको छूट मिलेगी। और जो अमाउंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 20,000 रुपए उसको ब्याज का अमाउंट है, तो ये आ गया माइनस। जीरो में से 20,000 गए तो कितना रहा? माइनस के 20,000 रुपए हो जाएगा। यानी आपके हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम तो नहीं हुई, लेकिन इस बार हाउस प्रॉपर्टी से आपका क्या है? लॉस जरूर है हाउस प्रॉपर्टी की वजह से। तो इनकम टैक्स बोलता है हम इनकम की छूट, इनकम तो फायदा लेते ही, इनकम होता है टैक्स लेते ही है, लेकिन यहाँ पे हम आपको लॉस की छूट भी देंगे। यानी आपका लॉस मेंटेन करके रख लेंगे, कभी फ्यूचर में कभी प्रॉफिट हुआ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर तो इस लॉस को लेस करने के बाद ही हम आपसे इनकम लेंगे। फॉर एग्जांपल इस बार 20,000 का लॉस है, अगली बार फिर 20,000 का लॉस हुआ, और अगली साल आपने दे दिया किराए पर, 2 साल तो खुद रहे, तीसरे साल किराए पर दे दिया, और उस समय आपकी इनकम होगी जैसे कि 60,000 रुपए हो गई इनकम। तो ये 20,000 ये और 20,000 ये, 2 साल का लॉस, 40,000 तो हम इसमें से क्या करेंगे? लेस कर लेंगे। बचेगा कितना? 20,000। और 20,000 हम आपकी इनकम मानेंगे, ना कि 60,000 आपकी इनकम मानेंगे, राइट। तो याद रखना एसओपी और एलओपी की बात, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं वापस यहाँ पे, ये तो समझ गए, ठीक है। अब बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का क्या सिस्टम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सिस्टम ये रहेगा, अगर एसओपी है यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या सिस्टम रहेगा, और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो क्या सिस्टम रहेगा। लेट आउट रहेगा तो कोई समस्या ही नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल चाहे प्री में हो चाहे पोस्ट में, पूरा पूरा अलाउ है। यानी क्या हो जाएगा? फुल्ली अलाउड। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि किराए पर दे रखा, इनकम भी आ रही है, तो उसमें हम आपको खर्चा भी आपका पूरा अलाउ करेंगे। लेकिन एसओपी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसमें देखो इनकम तो जीरो है, खर्चा ही खर्चा है, खर्चा देना इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स ने एक नियम बना लिया कि अगर वो लोन जो आप खुद रह रहे हो और वो लोन आपने 1/4/99 के पहले लिया हुआ है या तब तक लिया हुआ है, 1/4/99 यानी 1 अप्रैल 1999 के, तब तक तो इसकी लिमिट कितनी थी? 30,000। कितनी थी? 30,000। 30,000 से ज्यादा इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 1/4/99 के बाद लिया है तो वो छूट बढ़ाकर, यानी अभी वर्तमान में अपनी छूट क्या है? 2 लाख कर दी। यानी ये जो इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे ये इसको रेड में करके बताता हूं मैं आपको, ये जो इंटरेस्ट है ये 2 लाख से ज्यादा आपका फायदा
नहीं ले सकते, चाहे आपकी इंटरेस्ट कितनी आ गई हो, इंटरेस्ट आ गई हो 2,20,000, तो भी आपको लिमिट 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। किस केस में? जब आपकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। अगर लेट आउट हो तो कोई लिमिट ही नहीं है, भले 4 लाख रुपए ब्याज का है अमाउंट, इंटरेस्ट आए तो 4 लाख की हम छूट दे देंगे, राइट। प्लस कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 साल, 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कुछ कंडीशन भी साथ में डाल दी। तो याद रखना एसओपी है, यानी खुद रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 है, 1,499 से पहले है तो 30,000 लिमिट थी, लेकिन 1,499 के बाद इसकी लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है। और प्लस कंस्ट्रक्शन 5 साल में होना चाहिए, एक कंडीशन डाल दी। दूसरी, अगर लेट आउट है तो किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के अंदर किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, फुल्ली अलाउड आपको दे दिया जाएगा, राइट। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, एक 15 मिनट की क्लास और भी ले लूंगा मैं। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही वन एग्जाम को अपना प्रेम प्यार देते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट की क्लास होगी मैक्सिमम, उसको पूरा करेंगे और ये 2 पार्ट में कर लेते हैं अपन, ठीक है। लंबी हो जाएगी क्लास काफी। ओके, थैंक यू।